एक गांव में धनराज नाम का सेठ रहता था, जो बहुत ही लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने तरह तरह की शर्तें रखकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। देखो रघु, यह गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते रहते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पर मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरी हो जाती है। सच कहते हैं सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इन जाहिल गांव वालों को मैं ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत यह करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूं। आखिर मेरे सामने इनकी औकात ही क्या है। सेठ यह सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास गोपाल नाम का एक गरीब किसान आता है, जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, सही सुना तुमने। मैं अपनी जमीन किराए पर देता हूँ। सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ समय के लिए मुझे भी अपनी जमीन दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल है, पास के गांव से हूँ। ठीक है गोपाल, जमीन तो दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। जी मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्त ये है कि जमीन पर मेहनत तुम करोगे और 6 महीने बाद जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गोपाल वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए खेत में पहुंच जाता है। चलो, जमीन तो मिल गई, अब पूरी मेहनत से खेती करनी होगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस बार अच्छी फसल हो सकती है। मेहनत ही मेरा सहारा है। गोपाल दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। गोपाल अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस बार तो फसल काफी अच्छी हुई है। अगर सेठ अपना हिस्सा ले भी जाएगा तो भी कुछ तो मेरे पास बचेगा, जिससे घर कुछ दिन आराम से चल जाएगा। गोपाल की फसल कटने की खबर धीरे धीरे सेठ लाला धनराज तक पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, सुना आपने? गोपाल आज अपनी फसल काट रहा है। इस बार उसकी फसल बहुत बढ़िया हुई है। क्या बात कर रहे हो? सच में? ये तो अच्छी खबर है। चलो खुद जाकर देखते हैं। अरे गोपाल, फसल तैयार हो गई क्या? इस बार तो खेत काफी अच्छे लग रहे हैं। जी सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं बोया था। बहुत मेहनत की है, तभी इतनी अच्छी फसल मिली है। अरे ये सब तेरी मेहनत का नहीं, मेरी जमीन की उपजाऊ ताकत का नतीजा है। तेरे काम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फसल तो वैसे भी होनी ही थी। सेठ जी, जमीन चाहे कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, अगर उस पर मेहनत न की जाए तो फसल कैसे उगेगी? मैंने दिन रात एक करके इस खेत में पसीना बहाया है। चुप रहो गोपाल, ज्यादा बहस मत करो। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन असली हक उसी का होता है जिसकी जमीन होती है। हमारी शर्त के अनुसार अब जल्दी से मेरा आधा हिस्सा निकालो। मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकने का समय नहीं है। पहले ही तुम्हारी वजह से काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। इतना कहकर सेठ गोपाल की मेहनत की ज्यादातर फसल अपने साथ ले जाता है और उसके हिस्से में बस 2-3 बोरी ही छोड़ता है। यह देखकर गोपाल का दिल टूट जाता है और वह मायूस होकर बैठ जाता है। हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हिस्से में बस इतना ही आया। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? कब तक मैं दूसरों के इशारों पर चलता रहूंगा? हे ईश्वर, कब मेरे पास अपनी जमीन होगी? इसी तरह संघर्ष करते हुए गोपाल अपनी जिंदगी बिताता रहता है। कुछ समय बाद गोपाल का बेटा अर्जुन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने गांव लौट आता है। गांव पहुंचकर जब वह अपने घर की हालत देखता है तो उसका दिल दुख से भर जाता है। पिताजी, हमारे घर और पूरे गांव की ऐसी हालत क्यों है? हर कोई इतना परेशान और दुखी क्यों दिख रहा है? आखिर क्या हो रहा है यहाँ? बेटा, इस गांव के किसानों की किस्मत ही ऐसी है। सेठ लाला धनराज जैसे लोग
हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं, लेकिन उसका फल वो ले जाते हैं। न हमारी अपनी जमीन है, न कोई हक। बस काम करते हैं और मुश्किल से गुजारा करते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन के अंदर गुस्सा भर जाता है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। इस बार मैं खुद खेती करूंगा और उस लालची सेठ को उसी की शर्तों पर जवाब दूंगा। अगले ही दिन अर्जुन सेठ लाला धनराज के घर पहुंच जाता है। कहो अर्जुन, किस काम से आए हो? सेठ जी, इस बार पिताजी की जगह मैं खेती करना चाहता हूँ। मुझे कुछ जमीन ठेके पर चाहिए। अरे वाह, अब तुम खेती करोगे? जाओ बेटा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। पढ़े लिखे लड़के खेती में अक्सर नाकाम ही होते हैं। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैं पढ़ा लिखा जरूर हूँ, लेकिन एक किसान का बेटा भी हूँ। खेती करना मेरा फर्ज है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। वैसे भी आजकल पढ़े लिखे लोग आखिर में यही काम करते नजर आते हैं। धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी शर्तें सुन लो। जी सेठ जी, बताइए क्या शर्त है? ये तो अभी बच्चा है, इसे ऐसी शर्त में बांधूंगा कि सारी फसल अपने आप मेरी हो जाएगी। सुनो अर्जुन, तुम जो भी फसल उगाओगे उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा रहेगा और नीचे का तुम्हारा। अगर मंजूर हो तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले ही दिन से अर्जुन खेत में काम शुरू कर देता है। इस बार वह गेहूं की जगह गाजर की फसल लगाता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है और अर्जुन उसे निकालने लगता है। फसल की खबर सुनकर सेठ लाला धनराज तुरंत वहां पहुंचता है। अरे अर्जुन, शर्त याद है ना? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। जी सेठ जी, सब याद है। आपने कहा था ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो होशियारी कर दी। यह गेहूं की फसल नहीं है, ये तो गाजर की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने गाजर उगाई है? जी सेठ जी, पिताजी हमेशा गेहूं लगाते थे। मैंने सोचा कुछ अलग कोशिश करूं। अब मैं इस घास फूस का क्या करूं? असली फसल तो तुम ले जा रहे हो। सेठ जी, ये आपकी ही शर्त थी, अब आप ही मुकर रहे हैं। जो भी हो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता सेठ जी, आप अपना हिस्सा ले जाइए। इस तरह अर्जुन ने होशियारी दिखाते हुए चालाक और निकम्मे सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सारे गाजर लेकर घर चला गया और घास फूस सेठ के हिस्से में छोड़ गया। वहीं दूसरी ओर सेठ का मुंह फटाका फटा रह गया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने आपके सामने तो क्या, पीछे भी होशियारी करने की हिम्मत नहीं की, और ये अर्जुन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझे दोबारा उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद अर्जुन दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो बच्चे, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन वापस ठेके पर चाहिए सेठ जी। तो मेरी इस बार की भी शर्त सुन लो बच्चे। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बताओ, तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह अर्जुन सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में लग जाता है। अर्जुन इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ महीनों बाद अर्जुन की फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार गेहूं की फसल खूब अच्छी हुई है। आने दो उस चालाक सेठ को, इस बार उसे अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन बाद सेठ अर्जुन के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत के पास पहुंचा, यह सब देखकर वह पूरी तरह से हैरान और गुस्से से पागल सा हो गया। अरे ये क्या, इस अर्जुन के बच्चे ने तो इस बार गेहूं की फसल लगाई है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। हमें इसका कुछ तो करना पड़ेगा। प्रणाम सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा आपका होगा।
इस तरह अर्जुन ने अपनी होशियारी से सेठ लाला धनराज को दोबारा बेवकूफ़ बना लिया और सेठ का फिर से पोपट हो गया। यह सब देखकर सेठ को काफी गुस्सा आया। अरे मालिक, इस बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को इसने फिर से बेवकूफ बना दिया। तुम एकदम सही कह रहे हो। मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था, पर उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार मैं उसे बताता हूँ कि सेठ लाला धनराज किसे कहते हैं। अर्जुन सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। अर्जुन और उसका पिता गोपाल दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो, आज उस चालाक सेठ से दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में कौन सी कुटिल चाल चलता है। इस तरह अर्जुन उस चालाक सेठ के पास फिर से पहुंच जाता है। अच्छा, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मुझसे? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। बच्चे हो, बच्चे की तरह ही रहो। मुझे कोई होशियारी नहीं आती सेठ जी। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग होते हैं जो गांव के लोगों की मेहनत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जुबान पर काबू रख लड़के। तू क्या बक रहा है? तुझे पता भी है तू जिस काम के लिए आया है वही बात कर। यहाँ तेरे जैसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना लड़के। चल, अब इस बार फसल का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। मैंने आपकी हर शर्त मानी है तो यह भी मानूंगा ही सेठ जी। चलो, अब मैं चलता हूँ। मुझे अब फसल उगाने की तैयारी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन फिर से खेती की तैयारी में लग जाता है और इस बार वह केले की फसल लगाता है। इस बार खेत में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने केले की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी मुनाफा अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। मेहनत और समझदारी साथ हो तो कोई भी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। कुछ दिनों बाद चालाक सेठ और रघु दोनों दोबारा अर्जुन के पास आने लगे। सेठ जी, इस बार अर्जुन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है। फसल का ऊपर का हिस्सा भी आपका और फसल का नीचे का हिस्सा भी आपका। बिल्कुल सही कहा रघु। इस बार मैंने अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल किया है। ऐसा तीर छोड़ा है जिससे उस बच्चे अर्जुन के लिए बचना बहुत मुश्किल है। अब देखता हूँ इस बार वो अर्जुन का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं। सेठ जी, ये अर्जुन तो आपकी सोच का भी बाप निकला। जरा देखिए, इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या? ये तो केले की फसल है। अब बताओ भला ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उस अर्जुन के बच्चे का होगा। मतलब मेरे हिस्से में इस बार भी घास भूसी आएगी। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? वैसे आप दोनों क्या चर्चा कर रहे हो, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरे गांव को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने केले की फसल लगाई है, पर आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा। अबे ओए किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की हिम्मत मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वो सबके बाप हैं। बाप, यह खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। अरे ओए रघु, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे लड़ने की हिम्मत की है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान बहुत मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। वो ना तो अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही चैन से रोटी खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर काम करता है।
ऐसे में उन्हें तरसाना ठीक नहीं है। इन किसानों की मेहनत का हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह अर्जुन ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ला दिया। उसके बाद सेठ ने जिन लोगों की जमीन ली थी वह सबकी जमीन और पैसे वापस कर दिए।